क्या बात है सर। बैठते हुए चारू ने परेशानी भरे लहजे में कहा। राघव ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और अपने सामने रखा हुआ रजिस्टर खोलकर चारू के आगे सरका दिया। इसमें क्या है सर? चारू ने पूछा। आप ही देख लीजिए, राघव ने कहा। चारू ने रजिस्टर को और नज़दीक किया और देखने लगी। ये तो बच्चों के नंबर हैं, चारू बोली। जी, जो उन्हें स्कूल की तिमाही परीक्षा में गणित विषय में मिले हैं, राघव बोला। जी सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही, चारू उलझन के साथ बोली। देखिए चारू जी, माँ बाप बच्चों को कोचिंग इसलिए भेजते हैं कि वो अपना बेस्ट दे सकें, और हमने जब रिजल्ट देखा तो 50 में से सिर्फ 10-5 बच्चे ही अच्छे नंबर ला पाए हैं। बाकी के 50 के समथिंग ही हैं। राघव के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकी। देखिए सर, मैं अपना 100% देती हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट है तो आपको गलत लगता है, चारू ने कहा। देखिए चारू जी, मैंने आपको समझने या अपनी बात को आपको समझाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है, राघव ने सख्त अंदाज में कहा। तब तब किस लिए बुलाया है सर? चारू अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए बोली। आज से आपको छुट्टी दी जाती है चारू जी, राघव ने कहा। चारू के चेहरे पर उसके मन में चल रहे कोलाहल के भाव साफ साफ झलक रहे थे। मेरी पेमेंट, चारू ने अपने गुस्से को संभालते हुए कहा। आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी चारू जी। आई एम सॉरी, राघव ने हाथ खड़े कर दिए। क्या? क्यों? मैंने 1 महीने तक तुम्हारे गधे बच्चों को सहन किया है, उनके साथ अपना माथा फोड़ा है मैंने। मुझे अपनी पेमेंट चाहिए, वरना। चारू का काबू अब खो चुका था। देखिए चारू, मैं आपको जितने अच्छे से जवाब दे रहा हूँ, आप उतना ही ऊंचा बोल रही हैं, राघव ने गुस्से से कहा। वाह, एक तो मेरी महीने भर की सैलरी हजम करने के चक्कर में है और ऊपर से मुझ पर ही फूट रहा है। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप मेरी सैलरी दे, वरना तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। चारू का गुलाबी चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। तुमने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी पेमेंट नहीं दी जा रही है, और ये बात तुम्हें जॉब पर रखने से पहले ही बता दी गई थी। इसलिए अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, राघव ने दांत पीसते हुए कहा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चारू ने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ाते हुए कहा। बंसी बंसी, राघव ने किसी को पुकारा। जी जी सर। पेयोन हड़बड़ाकर अंदर आया। इस लड़की को बाहर निकालो, वरना मुझे अभी पुलिस को कॉल करना होगा, राघव ने चारू की ओर उंगली दिखाकर कहा। चलिए मैडम, आप बाहर, पियोन ने कहा। चारू की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। किसी दिन मुझे अकेले में मिल, फिर बताती हूँ तुझे, चारू ने धमकी दी और तेजी से बाहर निकल गई। क्या लड़की है यार, राघव अपना माथा पकड़कर अपनी चेयर पर बैठ गया। चारू के हाथ से अब उसकी वो नौकरी भी निकल गई थी जिससे वो अपना थोड़ा बहुत शौक पूरा कर लेती थी। उसकी गुस्से भरी आंखों में आंसू तैर रहे थे और वो फुटपाथ पर हताशी चली जा रही थी। तभी उसे एक दुकान दिखाई दी और वो वहां पहुंची। एक ब्लैक डॉग, उसने दुकानदार की ओर बिना देखे ही कहा। उसने एक अंग्रेजी शराब की बोतल सामने रख दी। पगला गया है क्या? आपने ही तो मांगी। मैंने सिगरेट मांगी है, दारू नहीं, चारू ने खिसिया कर कहा। ओ, मुझे लगा। दुकान वाले ने बोतल उठाते हुए थोड़ा सा हंसकर कहा और बोतल को उसकी जगह पर रखकर सिगरेट का एक पैकेट निकालकर चारू के सामने रख दिया। एक चाहिए, पूरा पैकेट नहीं, पूरा पैक लेकर मुझे अपने फेफड़े खराब नहीं करने हैं, चारू ने झल्लाई हुई आवाज़ में कहा। तो दुकान वाले ने पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और चारू के सामने रख दी। चारू ने 20 रुपये काउंटर पर रख दिए। उसने सिगरेट को होठों के बीच दबा लिया और बैग में से लाइटर ढूंढने लगी। लाइटर गायब था। लाइटर मिलेगा क्या? चारू ने दुकानदार को घूरकर देखते हुए कहा। दुकान वाले ने बिना कोई जवाब दिए एक लाइटर चारू के सामने रख दिया। चारू ने लाइटर उठाया और होठों के बीच मौजूद सिगरेट को सुलगा लिया। तभी एक और गाड़ी वहां रुकी। उसमें से एक हैंडसम लड़का निकला। चारू दुकान से जा ही रही थी कि वो रईसजादा चारू से टकराया और हड़बड़ाहट में चारू की सिगरेट ज़मीन पर गिर गई। ओह सो सॉरी, लड़का हड़बड़ाकर बोला। चारू का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। चारू की नीली आंखें लड़के के चेहरे को घूर रही थी। लड़का थोड़ा शर्मिंदा था और वो चारू को ही देख रहा था। माफ़ कीजिए, मैंने आपका नुकसान कर दिया, उस लड़के ने कहा। तो नुकसान की भरपाई भी करो, चारू ने दांत पीस कर कहा। यस यस ऑफ कोर्स, लड़के ने तेजी से कहते हुए अपने कदम शॉप की ओर बढ़ाए। एक सबसे बढ़िया वाली सिगरेट का पैकेट दीजिए, लड़के ने कहा। सिगरेट लेते ही उसने चारू को देते हुए कहा, ये लीजिए।
चारू ने उसके हाथ से पैकेट झटका और उसमें से एक सिगरेट निकालकर पैकेट लड़के के हाथ में थमा दिया। नो नो, मैं स्मोकिंग नहीं करता, ये आप रखिए, लड़के ने हंसकर कहा। देख, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, तूने मेरी एक सिगरेट का नुकसान किया है तो मैं एक ही लूँगी, समझा? चारू ने घूरते हुए कहा और वहाँ से चली गई। कमाल की लड़की है, लड़के ने मुस्कुराकर कहा और वो शॉप पर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे जब चारू अपने घर लौटी। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और बैग को बेड पर फेंका। समझ नहीं आता कुछ, ये पैसा इतना नचाता क्यों है? चारू ने बड़बड़ाते हुए अपने कबर्ड से एक फ़्रॉक निकाली और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में पहुंचते ही उसने देखा कि उसका महंगा वाला फेस वॉश भी ख़त्म हो चुका है। हे भगवान, अब मैं अपना चेहरा कैसे साफ करूं? चारू ने अपने बाल खींचे, उसकी नज़र सामने रखी उस साबुन पर गई जो वो कभी लगाना पसंद नहीं करती थी। नहीं, मैं ये नहीं लगा सकती, पिछली बार गुस्से में लगाई थी तो पिंपल्स निकल आए थे और अब नहीं। चारू बहुत सीरियस लग रही थी, वो बहुत ही परेशान सी नज़र आ रही थी। कहते हुए उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही। जब उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बुरी तरह से उदास हो चुका था। आखिर उसने पानी से चेहरा धोया और फ्रेश होकर दूसरी ड्रेस के साथ बाहर गई। बाहर निकलते ही उसने अपने कमरे को चारों ओर से देखना शुरू कर दिया। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, कोनों में सीलन थी। कमरे में लगी हुई तस्वीरों के साथ साथ उनके फ्रेम भी बहुत पुराने हो गए थे। आईने पर कहीं कहीं खरोंचें आ चुकी थी। चारू के बचपन के खिलौने एक पटिए पर सजा रखे थे। जो दरवाज़ा था रूम में वो उसकी मोम के ज़माने का था। उसकी आवाज़, उसके छूते ही हिलना, ये सब चारू को बहुत तंग करता था। वो तंग आ चुकी थी अपने इन हालातों से। कभी कभी तो सोचती थी कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन कहाँ। कमरे का एक कोना पकड़कर खूब रो लेने के बाद आखिर चारू किचन में जाकर एक कप चाय बनाती है और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत करने के लिए टीवी ऑन कर लेती है। लेकिन आज जब चारू चाय के कप के साथ टीवी के सामने बैठी तो उसे याद आया कि केबल का कनेक्शन माँ ने कटवा दिया है, क्योंकि केबल वाले का बिल अब बढ़ गया है। चारू ने रिमोट धीरे से बगल में रखा और खुद को अंदर ही अंदर समझाते हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई। आखिर उसने चाय एक घूंट अपने गले से उतारा। सामने गली के उस पार शॉर्ट्स और टी शर्ट में एक लड़की अपनी माँ के सामने चेयर पर बैठी हुई अपना लैपटॉप चला रही है। ये नज़ारा एक बार फिर चारू के मन को दुखा गया, पर उसने उस लड़की से अपनी नज़रें हटा ली और आसमान को देखने लगी। बादल आसमान में गाड़ियों की तरह चल रहे थे। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी। कुछ एक आध पक्षी आसमान में उड़ते नजर आ रहे थे। अरे चारू! चारू ने किसी की आवाज़ सुनी। उसने आवाज़ की ओर झटके से देखा। सामने वही गोरी चिट्टी लड़की थी जो अपने घर की खिड़की से चारू को पुकार रही थी। हाँ हाँ डिम्पी, चारू ने हड़बड़ा कर कहा। क्या यार, तू तो कभी बात ही नहीं करती और अब तो घर नहीं आती है और ना ही बुलाती है। कोई दुश्मनी है क्या मुझसे? डिम्पी ने कहा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कॉलेज। और फिर कहते कहते चारू को याद आया कि अब तो उसकी कोचिंग वाली जॉब भी जा चुकी है। और आगे? डिम्पी ने कहा। नहीं कुछ नहीं, आना तू। डिम्पी ने बात को टाल दिया। मैं नहीं, तू आ, मुझे ना तुझे कुछ दिखाना है, डिम्पी एक्साइटेड होकर बोली। चारू जैसे ही डिम्पी के घर पहुंची, डिम्पी उसे अपना नया लैपटॉप दिखाकर उसके बारे में कई सारी बातें बताने लगी। चारू को डिम्पी का लैपटॉप ही नहीं बल्कि उसका सारा कमरा भी पसंद आ गया था। वो चारों ओर बेचैन निगाहों से देख रही थी। तभी डिम्पी की मम्मी जूस लेकर आई। ये लो चारू, जूस पियो। अरे नहीं आंटी, अभी चाय पी कर आ रही हूँ, जूस पीने का मन नहीं है, चारू ने कहा। क्यों? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जूस में जहर मिलाकर लाई हूँ, डिम्पी की मम्मी ने अजीब ढंग से कहा। चारू कोई बहस नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप जूस का गिलास उठाया और जूस पीने लगी। वैसे शादी कब कर रही हो? डिम्पी की मम्मी ने चारू को अच्छी तरह से देखते हुए पूछा। क्यों आंटी, डिम्पी की शादी करा रही हैं क्या आप? जो अब मेरी भी चिंता करने लगी। चारू से रहा नहीं गया और वो बोली। अरे हमारी डिम्पी तो अभी पढ़ रही है और बीएड कर रही है, कुछ बन जाएगी तब देखेंगे कोई अच्छा रिश्ता। ओह, तो मैं भी तो एलएलबी कर रही हूँ, मैं भी कुछ बन जाऊँ तभी शादी के बारे में सोचूंगी। चारू ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? सरकारी नौकरियां हर किसी को नहीं मिलती हैं और मुझे पता है कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में उतना दिमाग नहीं चलता। फालतू में अपनी गरीब माँ की दिक्कतें क्यों बढ़ाना? डिम्पी की मम्मी ने कहा और सोफे पर बैठ गई।
तो आपको क्या दिक्कत है? अगर मेरी माँ गरीब है तो आप तो अमीर है ना। चारू अचानक से आग बबूला हो उठी और उसने जूस का गिलास तेजी से टेबल पर पटका और बड़बड़ाते हुए डिम्पी के घर से निकल गई। क्या माँ, ऐसा भी कोई किसी को बोलता है क्या? डिम्पी अपनी माँ से बोली। चुप कर तू। लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती तो मैं क्या करूं? डिम्पी की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी गलती माँ की है। उनकी वजह से ही आज मुझे ये सब सुनना पड़ा। क्या ज़रूरत थी उस आदमी से शादी करने की जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी? मर गया कंगला छोड़कर। चारों घर आते ही बड़बड़ाने लगी। अचानक उसके पास किसी का फ़ोन आया। अब कौन मर गया? कहते हुए उसने फ़ोन उठाया तो कोई अननोन नंबर था। हेलो। हाँ चारू, मैं बोल रहा हूँ। एक खुशी भरी आवाज़ आई। तू क्या अमिताभ बच्चन है जो मैं तेरी आवाज़ से ही तुझे पहचान लूँगी? चारू ने गुस्सा निकालते हुए कहा। यार, मैं धमाका धमाका बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा बोलना। क्या है, जल्दी बोल। तू मुझे परसों पारस टी के पास मिल सकती है क्या? क्यों? यार तू आ तो सही, तेरे काम की बात बतानी है। फ़ोन के दूसरी ओर से धमाका बोला। तू रहने दे मेरे काम की बात। पिछली बार ऐसी काम की बात बताई थी कि अब तक डरी हुई घूम रही हूँ। अगर पुलिस को गलती से भी मेरे बारे में पता लग गया तो मेरी ये ज़िंदगी लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो जाएगी। चारू चेयर पर बैठते हुए बोली। ये काम वैसा नहीं है, ये तो तेरी भलाई का काम है। तुझे नहीं पता, इसे करके तू करोड़पति भी बन सकती है। धमाके की आवाज़ में उम्मीद झलकती दिखाई दी। करोड़पति? चारू एक पल के लिए बौख लगाई। हाँ हाँ, करोड़पति। ऐसा क्या काम है? चारू ने शक भरी आवाज़ में कहा। तू पारस टी पर आ तो सही, वहीं बताऊंगा। ये फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है, धमाका बोला। चारू ने कुछ पल सोचने में गंवाए, फिर बोली ठीक है, आती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? अगर ये कोई फंसाने वाला काम निकला ना तो मैं तेरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू आजा बस। कहते ही धमाका ने कॉल कट कर दी। फ़ोन कटते ही सबसे पहले चारू ने अपनी वॉच में टाइम देखा। शाम के 7 बज रहे थे। उसने तुरंत मंदिर में दीपक जलाया और हे भगवान, इस बार सचमुच मुझे करोड़पति बना देना। अब मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। चारू ने प्रार्थना करते हुए कहा और फिर वो एक साइड बैग कंधे पर टांग कर घर से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरा हो चुका था और कॉलोनी की लाइट्स जल रही थी। आते जाते कुछ लोगों के हाथ में बंद छाते थे तो कुछ बिना छाते के भी थे। चारू अपनी गली में तेजी से चल ही रही थी कि तभी शर्मा अंकल ने उसे देखा और पुकारा। चारू। चारू रुकी और उसने मुड़कर देखा। जी अंकल। चारू जल्दी में लग रही थी। बेटा, तुम आज आ रही थी ना विक्की से मिलने? हाँ हाँ अंकल, मैं सोच ही रही थी पर अचानक मुझे कुछ काम आ गया। अगर मुझे आज टाइम मिल गया तो मैं पक्का आज ही आ जाऊंगी, वरना कल पक्का। चारू ने तेजी से कहा। ओह ओके। वैसे जा कहाँ रही हो? शर्मा अंकल ने अंधेरे को देखते हुए पूछा। बस अंकल, वो मैं। चारू अटकते हुए बोल ही रही थी कि तभी वहाँ जय ने स्कूटी रोकी। नमस्ते अंकल, जय ने शर्मा जी से कहा। नमस्ते नमस्ते बेटा, शर्मा जी ने कहा। कहाँ जा रही है तू इस वक्त? जय ने चारू को देखकर चिंता के साथ सवाल किया। वो मैं वो मैं पेजेस लेने जा रही हूँ। मुझे कुछ असाइनमेंट्स तैयार करने हैं ना, इसलिए। चारू ने मुश्किल से कहा। अच्छा चल, मैं चलता हूँ तुझे। जय ने स्कूटी मोड़ते हुए कहा। पर अरे नहीं, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं तो गुप्ता स्टेशनरी तक ही जा रही हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं चली जाऊँगी। चारू ने संभालने की कोशिश की। अरे बेटा, भाई को साथ ले जाओ, वैसे भी अंधेरा हो गया है और ये एरिया। शर्मा जी ने चिंता जताते हुए कहा। हाँ, मैं भी वहीं, जय ने कहने की कोशिश की। ओफो अंकल, आप कितनी टेंशन लेते हैं? गुप्ता स्टेशनरी पास में ही है और वैसे भी मेरा नाम चारू है, चारू शर्मा। मुझसे पंगे लेने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है। चारू ने कहते हुए एटीट्यूड के साथ अपने बाल पीछे उछाले। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ अभी। तब तक तो किचन संभाल। माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि जैसे बोल दे कि डिनर रेडी कर ले, वो आज लेट हो जाएंगी। चारू ने जय को चुप कराते हुए कहा और फिर किसी को कोई मौका दिए बिना आगे बढ़ गई। जय ने शर्मा अंकल की ओर देखकर ज़बरदस्ती की स्माइल की और स्कूटी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। बस बस यहीं रुकना है, चारू ने रिक्शे वाले को रोक कर कहा और रिक्शे से उतर गई। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और सामने देखा। पारस टी अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एक बड़े से बोर्ड पर लिखा हुआ था। पढ़ते ही चारू ने धमाका को फ़ोन लगाया। हेलो, कहाँ है तू? मैं पारस टी के सामने ही खड़ी हूँ, चारू ने कहा। उसी के अंदर आ जा, मस्त चाय पीते हुए बात करेंगे।
दूसरी ओर से आवाज़ आई। सुनते ही चारू ने कॉल कट की और सड़क पार कर ली। चारू जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची, उसने टेबल्स पर बैठे लोगों में से धमाका को तलाशना शुरू किया, लेकिन जहां तक उसने देखा वहां कहीं धमाका नहीं दिखा। आखिर वो थोड़ा आगे बढ़ी और बड़बड़ाई, न जाने किस कोने में जाकर बैठा है। तभी किसी ने चारू का हाथ खींचा। चारू का दिमाग एक पल के लिए रुक सा गया और उसने अचानक से एक करीब 30-35 साल के लगभग 5 फुट 4 इंच के आदमी को देखा, जिसके काले और झबरीले बाल घोंसले की तरह उसके सिर पर रखे हुए हैं और उसका शरीर गेंद की तरह गोल है और बटन जैसी आंखों पर एक चश्मा अटका हुआ है। हाथ की कलाई में ढेर सारे रंगीन धागे हैं तो दूसरे हाथ की कलाई में एक घड़ी। ढीली ढाली टी शर्ट के साथ घुटनों के नीचे तक लंबा हाफ पैंट। उसका रंग गहरा सांवला है। चारू ने जब उसे पहचाना तो तुरंत अपना हाथ छुड़ाया। चारू, जीभ में क्या जंग लग गई थी जो हाथ पकड़ना पड़ा मेरा? जवाब नहीं दे सकता था? चारू ने धीमी आवाज में आवाज फटकारते हुए कहा। तू आगे बढ़ती जा रही थी तो मैंने, अच्छा सॉरी, बैठ ना। आते ही क्या लड़ने लगी? धमाका ने कहा। चारू मुंह मोड़ते हुए बैठ गई। हेलो, धमाका ने स्टाइल के साथ एक वेटर को पुकारा। जी सर, 2 कड़क चाय और साथ में गर्मा गर्म समोसे, धमाका ने वेटर से कहा। ओके सर, कहकर वेटर चला गया। आज इतनी मेहरबानी कैसे हुई? तू समोसे खिला रहा है, वो भी यहाँ के? चारू ने धमाका की शक्ल को गौर से देखते हुए कहा। वही तो बात है दोस्त, कुत्ते की भी किस्मत बदलती है, फिर मैं तो इंसान हूँ। आज धमाका बेहद खुश मालूम हो रहा था। न जाने आज कौन सी लॉटरी जीत कर आया था वो। अच्छा, वैसे ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया जिसने तेरी किस्मत ही बदल दी? चाऊ ने ऐसे ही पूछा। वो धमाके की बातों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बस उसे अपने काम से मतलब होता था। बेटा, मेरी तो किस्मत बदली ही है, अब तेरी भी बदल जाएगी, धमाका ने धीरे से कहा। चारू एक पल के लिए चुप रह गई। बताना क्या हुआ ऐसा? चारू ने कहा। देख, मुझे एक ऐसा काम मिला है जो तेरी और मेरी दोनों की ही जिंदगी बदल कर रख देगा। धमाका की यह बात सुनकर चारू ने टेबल पर जोर से हाथ पटका कि चारू के दांत पिस गए। मुद्दे पर आएगा कि? बता रहा हूँ यार, धमाका परेशान होकर बोला। तब तक वेटर दोनों के लिए चाय और समोसा ले आया था। धमाका ने एक घूंट चाय पी, फिर वो समोसों के अपने दांतों के बीच लेकर जा ही रहा था कि तभी चारू ने उसकी कलाई को अपने पंजे में दबोच लिया। पहले बात बता, चारू ने खिसिया कर कहा। धमाका ने समोसे को मुंह बनाते हुए वापस प्लेट में रख दिया और कुछ देर मन ही मन कुढ़ने के बाद बोला। एक आदमी है जिसे पत्नी चाहिए। तो? चारू बोली। तो तू हाँ कर दे तो, धमाका ने कहा। आदमी कैसा है, करता क्या है, उम्र क्या है? चारू ने तेजी से पूछा। पैसे वाला है, नौजवान है, एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी माँ मर गई है क्या, जो वो तुझसे अपने लिए पत्नी ढूंढवा रहा है? चारू ने समोसे का एक बाइट लेते हुए पूछा। पत्नी नहीं, माँ मरी नहीं है पर मरने वाली है। धमाका की बात सुनते ही चारू का हाथ रुक गया और उसने धमाका को गौर से देखा। उसकी माँ को अपने मरने से पहले अपने बेटे को शादीशुदा देखना है, धमाका ने कहा। बात तो अब भी वही की वही है ना, चारू ने कहा। वो शादी नहीं करना चाहता, कहते हुए धमाका ने चाय की चुस्की ली। फिर पत्नी? तू कहना क्या चाहता है यार, साफ साफ बोलना। चारू कन्फ्यूजन के साथ चिल्ला उठी। तभी आजू बाजू वाले लोग चारू की ओर देखने लगे। चारू ने जब ये बात भापी तो उसने धीरे से कहा। साफ साफ बताना, अब ध्यान से सुन। लड़का शादी नहीं करना चाहता, माँ मरने वाली है, तो वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जो उसकी माँ के मरने तक उसकी पत्नी बनकर रहे। धमाका ने बड़े ही सलीके से समझाया। चारू को बात समझ में आते ही एक झटका सा लगा और वो कुछ देर बाद बोली। इसके बदले वो पैसे देगा? हाँ, वो भी मुंह मांगा। धमाका के चेहरे पर चमक उभर आई। मेरी हाँ है, चल बता कब करनी है शादी? चारू धमाका की बात सुनते ही बोल पड़ी। वो बहुत सीरियस लग रही थी, पहले सोच तो ले सब कुछ। धमाका चारू के एकदम से फैसला लेते ही बोला। इसमें सोचना क्या है, इतना बड़ा आदमी है, झूठी शादी के लिए मुंह मांगी दौलत देने के लिए तैयार है। और क्या चाहिए मेरे को? चारू की आंखों की चमक बढ़ती ही जा रही थी। आज उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अगर उसकी मां नहीं मरी तो? धमाका ने कहा। नहीं मरी तो भी मेरा भला, जिंदगी भर करोड़पति के साथ ऐश करूंगी और क्या। चारू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, तू तो बहुत स्मार्ट है यार। ठीक है, फिर मैं अभी उसे फ़ोन मिलाता हूँ। कहते हुए धमाका ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करने लगा।
चारू के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। अब भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हाथ जैकपॉट लगने वाला है। धमाका ने जैसे ही फ़ोन लगाया, किसी लड़के की आवाज़ आई। हेलो, हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। धमाका खुशी से चहकते हुए बोला। मैं पहचाना नहीं, दूसरी ओर से आवाज़ आई। मैं धमाका, जिसे आपने एक बहुत ही स्पेशल काम सौंपा था। धमाका याद कराते बोला। धमाका, ओह हाँ। धमाका, याद आया। हाँ, तो तुमने की बात उस लड़की से जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? जी जी सर, बात भी की और उसने हाँ भी कर दी। धमाका बोला। ओके ग्रेट, पर मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, दूसरी ओर से कहा गया। बिल्कुल, बताइए कब और कहाँ आना है? धमाका उछलते हुए बोला। कल 11 बजे के समथिंग, डायमंड होटल में। उस लड़के ने सोचते हुए कहा। डायमंड होटल? सुनते ही धमाका का मुंह खुल गया। यस, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरी ओर से आवाज़ आई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम सर? होटल डायमंड तो शहर की सबसे जानी मानी और महंगी होटल है। वहाँ जाने को तो हम जैसे लोग सपने देखते हैं सर। हम पहुँच जाएंगे कल सुबह 11 बजे। धमाका बोला। ओके। दूसरी ओर से आवाज़ आई और कॉल कट गई। क्या बोला? चारों ने बेचैनी से पूछा। कल सुबह 11 बजे डायमंड होटल में मिलने को बुलाया है। धमाका बोला। वाओ, डायमंड, ये तो पक्का कोई प्रिंस होगा। चारू खुश होकर बोली और उसने धमाका के हाथ पर हाथ मारा। लेकिन सुन, उसे अपने बारे में ज़्यादा मत बताना, ठीक है? और हाँ, सिर्फ काम की बात करना। धमाका ने कहा। तुझसे ज़्यादा दिमाग है मेरे पास, चारू ने कहा और अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। अरे कहाँ जा रही है? सबसे ज़रूरी बात तो रह ही गई। धमाका घबरा उठा। अब कौन सी ज़रूरी बात रह गई? चारू ने खड़े खड़े ही पूछा। यही कि तुझे जितना मिले उसमें से 50% मेरा होगा, धमाका ने कहा। चारू ने धमाका को गौर से देखा और बोली। सारा नाटक संभालूं मैं और तू फोकट में 50% लेगा? हाँ तो काम भी तो मैं लेकर आया हूं ना। धमाका खड़ा हो गया। चारू कुछ देर धमाका को आंखें सिकोड़ कर देखती रही और फिर कुछ सोचकर बोली। चल अच्छा, कल बात पक्की होने दे, फिर सोचती हूँ, चारू ने कहा और निकलने लगी। नहीं, पक्का है, 50% मेरा होगा। धमाका चारू के पीछे तेजी से जाने लगा। तभी उसे वेटर ने रोका। बिल तो पे कीजिए सर। तब तक चारू बाहर निकल चुकी थी। धमाका ने जल्दी जल्दी नाश्ते की पेमेंट की और बाहर की ओर भागा। उसने जब देखा कि चारू वहाँ नहीं है तो उसने अपना सिर पीट लिया। पहले मुझे प्रॉमिस करवा लेना चाहिए था, उसने अफसोस से कहा। लेकिन कोई बात नहीं, कल एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवा लूँगा, तभी डील डन होने दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि बंदर पकड़कर मैं लाऊं और मदारी बन के पैसा वो चारू कमाए। धमाका ने चिंता से कहा। इसके बाद वो भी अपनी फटफटिया से निकल गया। जब चारू घर लौटी तो घर में सब्जी की खुशबू फैली हुई थी और किचन से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। आज फिर वही घास फूस रख दिया बना के। कभी तो कुछ ढंग का बना लिया करो। चारू को पता था कि किचन में जय है। क्यों नहीं, कमा कर लाओ तो रोज़ वही मिलेगा जो कहोगी। ये आवाज़ सुनते ही चारू सोफे पर बैठते बैठते रुकी। माँ, उसके मुंह से निकला। माँ आप तो, कहते हुए चारू किचन में पहुंची तो उसने देखा कि राखी रोटी के लिए आटा तैयार कर रही है और गैस पर कढ़ाई चढ़ी हुई है। हाँ, लेट आने वाली थी, सोचा एक्स्ट्रा काम कर लूँगी तो एक्स्ट्रा पैसा मिल पाएगा। लेकिन नहीं, मेरे बॉस को मेरी उम्र की चिंता है। चली जाएगी राखी मैम, सुबह से लगी रहती हैं। अब उन्हें कौन बताए कि घर की स्थिति क्या है। गैस नहीं है सिलेंडर में। किसी तरह अभी का खाना बन जाएगा, लेकिन कल सुबह का तो भगवान ही जाने। राखी बहुत टेंशन में नज़र आ रही थी। चारू अपनी माँ का टेंशन से भरा चेहरा देखकर उसके पास गई और आटे का बर्तन अपनी तरफ खींच लिया। अब ये क्या कर रही है तू? राखी ने उसी परेशानी से चारू को देखा। आपने अपनी हालत ही ऐसी बना ली है तो आपका बॉस भी क्या करे? टेंशन ले लेकर चेहरे की चमक गायब कर ली। अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लगने लगी हो, चारू ने अपनी माँ के कंधे पकड़े हुए कहा और उन्हें एक चेयर पर बैठा दिया। राखी का चेहरा मुरझा गया था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो कहना बहुत कुछ चाहती हो पर कुछ कह नहीं पा रही हो। माँ, ये लो पानी पियो, मैं अभी एकदम कड़क चाय तुम्हें पिलाती हूँ, तुम्हारी फेवरेट अदरक वाली। आज चारू का मूड बहुत अच्छा था। उसने अपनी माँ को घड़े से एक गिलास पानी भर कर दिया और चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दी। राखी चारू का ये रूप देखकर हैरान थी। हमेशा ताने देने वाली चारू, अपने मरे हुए बाप को कोसने वाली चारू और अपनी माँ के पेट से जन्म लेने का अफसोस मनाने वाली चारू आज इतनी कैसे बदल गई? चारू, राखी ने धीरे से कहा। हाँ माँ, चारू ने दूध में चीनी डालते हुए अपनी माँ की ओर बिना देखे ही कहा। बेटा, आज कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब कुछ अच्छा? राखी ने पूछा।
हाँ माँ, वो कहते हुए चारू अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती हुई खड़ी ही थी कि तभी उसे ख्याल आया और वो एकदम चुप हो गई। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? राखी ने चारू की आंखों की चमक को देखकर कहा, वो माँ, मुझे एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला है। कल सुबह इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे और आपको भी जॉब नहीं करनी पड़ेगी। चारू ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या तू सच कह रही है? लेकिन अभी तो तुझे डिग्री भी नहीं मिली है। और राखी पूरी बात कहती उसके पहले ही चारू ने कहा, माँ, उस जॉब से मेरी लॉ की डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। वो एक बेसिक सी जॉब है पर उसमें पैसे बहुत हैं। चारू ने खोलती हुई चाय को चम्मच से हिलाते हुए कहा और गैस ऑफ कर दी। अच्छा, पर ऐसी कौन सी जॉब है? करना क्या है उसमें? राखी ने सोचते हुए कहा, माँ, पहले इंटरव्यू तो होने दीजिए, फिर मैं आपको सब बता दूंगी। अभी आप ये चाय पियो और बताओ कि कैसी है। चारू ने चाय का कप माँ की ओर बढ़ाकर कहा, लेकिन पियो ना माँ, चाय तो तू हमेशा ही बहुत अच्छी बनाती है। राखी ने मुस्कुरा कर कहा। तभी वहाँ जय आ गया। इसलिए तो कितनी बार कहा है इससे कि एक चाय की टपरी खोल ले, लेकिन इसे तो शर्म आती है ना। जय की बात सुनकर ना तो आज चारू का खून खोला और उसने जय को भी एक कप चाय दे दी। चाय की टपरी भी खोल लेती अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता तो, चारू ने कहा और अपनी प्याली से एक घूंट चाय पी। ओहो, क्या कह रही है तू? और चाय की टपरी? जय एकदम चौंक कर बोला। बस बस, ज़्यादा और मत कर। चारू ने कहा, वैसे क्या कह रही थी तू कि किस्मत के बारे में? कौन सी किस्मत खुल गई तेरी? जय बोला, कल बताऊंगी। चारू ने कहा, आज की सुबह में कुछ नया था, पर किसके लिए? हमारी चारू के लिए। वो तो बहुत खुश थी और पूरे घर में चहकती फिर रही थी। माँ, नाश्ता नहीं करना मुझे। आपने मेरी वो वाली सैंडल्स देखी हैं क्या, जो मैंने मेनका की शादी में लिए थे? चाव ने आज एक बढ़िया सी पिंक कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल एक साइड से खुले हुए थे और दूसरी साइड से क्लिप से सेट थे। आज चारू ने अपनी नीली आंखों में नीले रंग का आईलाइनर लगाया हुआ था और गुलाबी होंठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक। उसके एक हाथ में घड़ी थी और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट। बस पैरों में सैंडल्स की कमी थी जिसे चारू ढूंढती फिर रही थी। तेरी सैंडल्स तुझे पता होंगी, मुझे क्या पता। वैसे भी तू मुझे अपनी कोई चीज़ छूने नहीं देती। राखी जी, जो अपने ऑफिस के लिए तैयार थी और जय के लिए नाश्ता परोस रही थी, बोली, यार आप लोग ना वैसे तो मेरी हर एक हरकत पर, हर एक चीज़ पर नज़र रखते हो, और आज जब ज़रूरत है तो। चारू का मूड ऑफ होता नज़र आ रहा था। वो पूरे घर की तलाशी में उलझी हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन किसी और का नहीं, धमाका का था। उसने एक गहरी सांस ली और फ़ोन उठाया। कहाँ है तू? 10:30 बज गए हैं और अब तक तू पहुंची नहीं। मैं तेरा ग्रीन गार्डन में वेट कर रहा हूँ कब से। फ़ोन की दूसरी ओर से धमाका की परेशानी भरी आवाज़ आई। क्या करूँ यार, मेरी सैंडल्स नहीं मिल रही। चारू थककर सोफे पर गिरते हुए बोली। हे भगवान! दूसरी ओर से सिर पीटने वाली आवाज़ आई। तभी जय बोला, चारू, तू डिम्पी की सैंडल्स ले लेना। जय की बात सुनते ही चारू ने उसे बुरी तरह से घूरा। हाँ, ले ले, डिम्पी की सैंडल्स ले ले। अगर लेट हुए ना तो काम बिगड़ जाएगा। इन पैसे वालों का कोई भरोसा नहीं होता। धमाका ने भी जय की बात सुन ली थी। वो बोला। चारू ने धमाका की कॉल कट की और बड़बड़ाई। धमाका सही कह रहा है, भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देता। इसके बाद वो तुरंत खड़ी हुई। उसने स्लीपर्स पहनी, अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर तेजी से भागी। अरे आराम से, राखी घबरा के बोली। पर चारू जा चुकी थी। क्या लगता है माँ, कुछ होगा? जय ने खाना खाते हुए अपनी माँ से पूछा। देखते हैं, शायद भगवान सुन ले इसकी, राखी बोली। चारू जैसे ही डिम्पी के घर के बाहर निकली और उसने बेल बजानी चाहिए तो पाया कि घर का मेन गेट पहले से ही खुला हुआ है। चारू ने अध खुले गेट को धकेला और अंदर जा पहुंची। उसे थोड़ी झिझक हो रही थी डिम्पी से सैंडल्स मांगने में, इसलिए वो डायरेक्ट आवाज़ नहीं दे पा रही थी। वो जैसे ही थोड़े अंदर गई, हॉल में देखा कोई नहीं था। जानती हूँ डिम्पी की मम्मी कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेंगी, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही, कहते हुए चारू ने जब आवाज़ लगाने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी नज़र दरवाजे के पास ही रखे शू रैक पर पड़ी, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 4 जोड़ी खूबसूरत सैंडल्स मौजूद थी। कुछ पल तक तो वह उन सैंडल्स को देखकर खुश होती रही। फिर अचानक ना जाने उसने क्या सोचा और वो रैक के पास पहुंच गई। उसने उनमें से वो सैंडल्स निकाली जो उसकी ड्रेस पर सूट कर सकती थी। उसने उन्हें पहनना और वो 2-3 कदम चलकर चेक किया। वाह, ये तो बिल्कुल फिट है, पर महंगी लग रही है, क्या करूं?
डिम्पी को बुलाऊं या फिर निकल जाऊं? वापस आकर चुपके से यहीं रख दूंगी। चारू कुछ पल तक सोचती रही, फिर आखिर उसने चुपके से खिसकने में रुचि दिखाई। चारू के जाते ही डिम्पी भी वेस्टर्न ड्रेस में तैयार होकर अपनी माँ के साथ अपने कमरे से बाहर निकलती नजर आई। बेटा संभल कर जाना और रात होने से पहले लौट आना, डिम्पी की मम्मी ने समझाते हुए कहा। डिम्पी बहुत खुश लग रही थी। वो रेक के पास आई और बोली, ओके मम्मी, पहले जाने तो दो। डिम्पी ने कहते हुए रेक पर नजर डाली तो उसके चेहरे पर हैरानी के हल्के भाव आते दिखे। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? डिम्पी की मम्मी बोली, मैं जो इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कल सैंडल्स लाई थी वो नहीं है यहाँ। डिम्पी बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या? अभी तो यहीं थी। डिम्पी की मम्मी भी चौंक पड़ी। नहीं है मम्मी, अब मैं रंजना की पार्टी में कैसे जाऊंगी? बाकी की सैंडल्स इस ड्रेस पर सूट नहीं करेंगी। डिम्पी लगभग रोने को हुई, लेकिन सैंडल्स गई कहाँ? डिम्पी की मम्मी रेक के अलावा भी यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। धमाका की कॉल्स काटते हुए जब चारू ग्रीन गार्डन पहुंची तो हर किसी की नज़र चारू पर टिक कर रह गई। अचानक धमाका की नज़र उस पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल बैल की तरह उसकी ओर बढ़ा। कहाँ थी अब तक? 15 मिनट बाकी हैं बस। डायमंड होटल यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। अब कैसे पहुँचेंगे जल्दी? आते ही धमाका भड़क उठा। आज वो भी शरीफों की तरह तैयार था। काम डाउन यार, अब आ गई हूँ ना, पहुँच जाएंगे। अब क्या थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकता वो आदमी? चारू झिड़कते हुए बोली। वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, उन लोगों का एक एक मिनट कीमती होता है। धमाका बोला। ओके ओके, हम ऑटो वाले से कहेंगे कोई शॉर्टकट ले ले और ऑटो थोड़ा तेज चलाए। अब तो ठीक है ना? अब चलो वरना ये 15 मिनट भी निकल जाएंगे, चारू ने कहा और गार्डन से निकलने लगी। धमाका चल तो रहा था पर वो चारू को अब तक गुस्से से घूर रहा था। चारू ने एक रिक्शा रोका। होटल डायमंड जाना है पर 15 मिनट के अंदर, अगर चल सकते हो तो ही बैठेंगे, चारू ने पहले ही समझाया। ऑटो वाले ने बिना कुछ कहे ही ऑटो स्टार्ट किया और निकल गया। तुम रहने दो वरना ऑटो ही ढूंढते रह जाएंगे, धमाका ने कहा और टेंशन के साथ अपनी वॉच देखता हुआ ऑटो की राह देखने लगा। तू पागल है क्या? चारू ने कहा। हाँ, बहुत बड़ा पागल, धमाका ने हाथ झटके। तुझे अपनी बाइक लेकर आना चाहिए था ना, चारू ने कहा। आवाज़ करती है, धुआं छोड़ती है, तेज नहीं भागती, अब कहिए लाना चाहिए था। धमाका झुंझला उठा। तभी एक ऑटो आया। धमाका ने उसे हाथ दिया। ऑटो, होटल डायमंड, धमाका ने कहा तो ऑटो वाले ने बैठने का इशारा किया। धमाका तेजी से घुस गया। चारू भी बैठ गई। भैया थोड़ा तेज चलाइए, हमारी एक मीटिंग है, चारू ने कहा तो ऑटो वाले ने उसे मिरर से देखा। चारू की खूबसूरती देखते ही उसने आहिस्ता से सिर हिलाया और ऑटो की स्पीड बढ़ा दी। चारू को कुछ तसल्ली हुई। कुछ ही देर में होटल डायमंड की खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग के सामने चारू की ऑटो रुकी और तभी एक सफ़ेद रंग की खूबसूरत कार होटल के मेन गेट के अंदर पहुंची। कितना हुआ? धमाका ने ऑटो वाले से पूछा, जो सामने खड़ी चारू को ही देख रहा था। जब ऑटो वाले को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने चारू से कहा, चलो, और आगे बढ़ गया। अरे भाई साहब, पैसे तो दो, ऑटो वाला पीछे से चिल्लाया। धंधे पर निकले हो तो धंधे पर ध्यान दो। धमाका ने अपना पर्स निकाला और ऑटो वाले की ओर गुर्राते हुए बढ़ा। कितना हुआ? उसने गुस्से से पूछा। 40, ऑटो वाले ने कहा। धमाका ने पैसे दिए और चारू के पीछे पीछे चलने लगा। कितना मस्त होटल है यार, चारू की नज़रें होटल की इमारत को ही निहार रही थी। वो तो है, लेकिन हम पूरे 10 मिनट लेट हैं, धमाका ने हल्के परेशानी भरे अंदाज में कहा। होटल की पार्किंग में सफ़ेद रंग की एक कार रुकी। पिछली सीट से सूट बूट पहने हुए एक गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का निकला। उसने अपना चश्मा पहना और लंबे कदम रखते हुए होटल के अंदर पहुंचा। एक आदमी जो उस होटल का मैनेजर मालूम पड़ रहा था लड़के की ओर भागा। हेलो सर, प्लीज़ आइए। उसने एक लंबी खिंची हुई मुस्कान के साथ लड़के का स्वागत किया और उसे एक बहुत ही बढ़िया और अलग से रखी हुई टेबल पर ले गया। लड़का वहां बैठा और उसने अपनी वॉच देखी। सर, क्या लाएं आपके लिए? मैनेजर ने पूछा। अभी कुछ नहीं, मेरे कुछ गेस्ट्स, कहते हुए उसकी नज़र चारों ओर धमाका पर पड़ी, जो इधर उधर टेबल्स पर किसी को खोज रहे थे। मैनेजर ने लड़के की नज़रों का पीछा तेजी से किया और वो समझ गया कि हो ना हो वही लोग इनके गेस्ट्स हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं इन्हें लेकर आता हूँ, मैनेजर ने अपनी सधी हुई मुस्कान के साथ कहा और चारों ओर धमाका की ओर बढ़ा। कहाँ गया वो तेरा आदमी? चारू ने धमाका से पूछा। होंगे यहीं कहीं, धमाका की नज़र टेबल पर घूम रही थी कि तभी मैनेजर ने उसे प्यार से पुकारा। हेलो सर।
धमाका ने झटके से उसकी ओर देखा। हेलो, धमाका बड़े ही प्राउड के साथ बोला। प्लीज़ सर, मेरे साथ आइए, मैनेजर ने रिक्वेस्ट के साथ कहा। लेकिन चारू बोलने ही जा रही थी कि तभी मैनेजर ने उसे देखा। डोंट वरी मैम, मैं आपको ही हेल्प कर रहा हूँ, आइए मेरे साथ। मैनेजर की बात सुनकर चारू और धमाका के बीच आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और वे उसके साथ चल पड़े। जब वे मैनेजर के साथ उस लड़के की स्पेशल टेबल तक पहुंचे तो चारू की आंखें जम सी गई। ओह हेलो सर, धमाका लड़के को देखते ही ओवर एक्टिंग पर उतर आया। लड़के ने इस्माइल की ओर बैठने का इशारा किया। आप भी बैठिए मैम, मैनेजर ने चारू से कहा, जो लड़के को देखकर हल्की सी झिझकी हुई मालूम पड़ रही थी। लड़के ने चारू को देखा तो वो भी किसी सोच में पड़ गया। धमाका ने चारू के हाथ को हिलाया तो चारू नींद से जागी। बैठना चारू, धमाका ने धीरे से कहा। चारू भी झिझकते हुए बैठ गई पर लड़के से नजरें चुराने लगी। सर, क्या लाएं आपके लिए, मैनेजर ने लड़के से प्यार से पूछा। गेस्ट से पूछिए, लड़के ने कहा तो मैनेजर ने हमारी ओर लंबी मुस्कुराहट के साथ देखा। फिलहाल तो चाय ही हो जाए, धमाका ने डरते डरते कहा। चाय, मैनेजर ने हल्की सी हैरानी से कहा और फिर लड़के की ओर देखा। क्यों, आपके यहाँ चाय नहीं मिलती, धमाका बोला। मिलती है ना सर, पर मैनेजर ने कहा। आप चाय ही लाइए, मेरा भी मन है, लड़के ने कहा तो मैनेजर वहाँ से चला गया। अजीब मैनेजर है, चाय सुनते ही ऐसे चौंक गया जैसे जहर मांग लिया हो। नहीं, अपनी बत्ती सी निपोड़ते हुए धमाका बोला तो लड़के को हंसी आ गई। एनीवे मिस चारू इतनी चुप चुप क्यों लग रही है, लड़के ने कहा तो चारू ने अपनी नजरें उठाई। नो नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, चारू ने अपने आप को संभालते हुए कहा। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है, लड़का चारू को ध्यान से देखते हुए बोला। ओह मुझे, चारू झिझकते हुए बोली। जी, लड़के ने कहा। छोड़िए ना सर, देखा होगा कहीं, क्यों ना हम काम की बात करें, धमाका ने बीच में कहा। या मुझे भी जल्दी ही निकलना है और हम दोनों ने ही यहाँ पहुँचने में टाइम लगा दिया है, सो लड़के ने कहा। वैसे आपका नाम, चारू ने लड़के को मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा। दीपेश, दीपेश खन्ना, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। नाइस नेम, चारू ने कहा। थैंक्स, तो आपको धमाका जी, धमाका का नाम लेते हुए लड़के को हंसी आ गई। आई एम सॉरी, पर इनका नाम, हाँ बड़ा अजीब है, चारू ने कहा। तो धमाका चिढ़ गया और चुपचाप बैठा रहा। तो इन्होंने आपको बताया ही होगा कि करना क्या है, दीपेश ने कहा। जी बिल्कुल बताया है, और सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा आपकी माँ के बारे में जानकर, चारू ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। ओह नो नो, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, दीपेश चारू की बात सुनते ही बोला। मतलब, चारू ने कहने के साथ ही धमाका की ओर देखा। मतलब मेरी माँ बीमार नहीं है, मेरे दोस्त की माँ बीमार है, दीपेश ने कहा। तो फिर वो आपसे क्यों शादी करने को कह रही हैं, धमाका लपक के बोला। अरे वो इनसे नहीं, अपने ही बेटे से शादी करने को बोल रही हैं, चारू ने धमाका को टोकते हुए कहा। तो फिर आप क्यों आए हैं, धमाका बोला। क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, वो मीटिंग्स में और कामों में व्यस्त रहता है, इसलिए वो नहीं आ पाया, दीपेश ने कहा। ओह, तो वो कब मिलेंगे, धमाका ने कहा। बहुत जल्द, फिलहाल हम सारी बातें क्लियर कर लें, दीपेश ने चारू की ओर देखा। ऑफ कोर्स, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चारू ने तेजी से कहा। तो आपको मेरे दोस्त से एक छोटी शादी करनी होगी, कम से कम 6 महीने तक आपको मेरे दोस्त की वाइफ बनकर उसकी मॉम के सामने रहना होगा और यह एहसास कराना होगा कि आप उनके बेटे को बहुत प्यार करती हैं, दीपेश बोला। तभी एक वेटर 3 कप चाय और कुछ कुकीज़ लेकर आया। ओके, लेकिन सारी दुनिया को तो नहीं पता चलेगा ना, चारू बोली। अरे नहीं, हम धूमधाम से नहीं करेंगे शादी, हमें तो बस उसकी मोम को ये बताना है कि वो अब शादीशुदा है, दीपेश बोला। ओके, पर अगर उनकी मोम को पता लग गया तो, चारू ने कहा। अगर आपकी एक्टिंग में दम होगा तो। नहीं नहीं, मैं संभाल लूँगी, चारू ने कहा। फिर क्या प्रॉब्लम है, डन करते हैं, पर मुझे उसके पहले आपकी फैमिली और आपके बारे में सब जानना है, दीपेश ने कहा। वो क्यों, चारू बोली। देखिए चारू जी, अब हम इतनी बड़ी डील करने जा रहे हैं तो हमें सब कुछ जान लेना चाहिए, दीपेश बोला। ओह, मेरी फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर हैं, मेरी मॉम, मेरा भाई और मैं अभी पढ़ रही हूँ, साथ ही छोटी मोटी जॉब्स भी करती रहती हूँ, चारू ने गिनी चुनी बातें कही। ओह, और आपका कोई स्पेशल, दीपेश ने संभलते हुए पूछा। स्पेशल मतलब, चारू बोली। मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड। ओह नहीं, मेरा कोई स्पेशल नहीं है, चारू ने मुस्कुराकर कहा। तब ठीक है, तो फिर आप रेडी है ना, कम से कम 6 महीने तक मेरे दोस्त की मोम को खुश रखने के लिए, उनकी बहू बनकर, दीपेश हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला। हाँ, पर यह तो सिर्फ आपके फ़ायदे की बात हुई ना,
मेरा मतलब मेरी भी तो, चारू ने समझाना चाहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जितना भी अमाउंट चाहती हैं आपको मिल जाएगा, दीपेश बोला। चारू थोड़ी सी नर्वस लग रही थी और बार बार धमाका को देख रही थी। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे, आपको बस एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। दीपेश ने एक फाइल उठाकर चारू के सामने बढ़ा दी। एग्रीमेंट? चारू ने कहा। जी, इसमें बस कुछ शर्तें हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए और फिर आपको ठीक लगे तो साइन कर दीजिए, दीपेश ने कहा। तो चारू ने फाइल खोली, जिसे कुछ मिनट्स तक इत्मीनान से देखने के बाद वो बोली, शर्तें तो मुझे सारी मंजूर हैं, पर इसमें अमाउंट लिखने का ऑप्शन भी है और मुझे अभी उसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। इट्स ऑल राइट चारू जी, आप अच्छी तरह सोच लीजिए कि आप हमारी हेल्प करने के कितने पैसे चाहती हैं और फिर मुझे परसों रात तक बता दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, दीपेश बोला। ओके, डन। पर आपके जो दोस्त हैं उनके बारे में भी कुछ जानने को मिलता तो, चारू बोली। ऑफ कोर्स, मेरे दोस्त का नाम दीप है, दीप अरोड़ा। वो इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो एक राजघराने का इकलौता लड़का है। उसके डैड नहीं है पर माँ है, जिन्हें ब्लड कैंसर है और उनके पास ज़िंदगी बहुत कम है। इसलिए वो चाहती हैं कि उनका बेटा शादी करके अपना परिवार आगे बढ़ाए, दीपेश बोला। तो फिर वो सचमुच की शादी क्यों नहीं कर लेते, चारू ने पूछा। टू बी कंटिन्यूड।